नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में। इस वीकली करंट अफ़ेयर्स के वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी 2026 तक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स को कवर करेंगे, 1 जनवरी से 7 जनवरी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नागेश कपूर जी को। एयर मार्शल नागेश कपूर टेक्स ओवर एज़ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एयर स्टाफ के वाइस चीफ बने हैं नागेश कपूर। देखिए, सेना के प्रमुख कौन हैं? उपेंद्र द्विवेदी हैं। उप प्रमुख कौन है? पुष्पेंद्र सिंह। नौसेना में नेवी में कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। वाइस चीफ कौन है? संजय वात्स्यायन। वायुसेना में देखें तो अमरप्रीत सिंह है और अभी उप प्रमुख जो बने हैं या वाइस चीफ कहें आप इंग्लिश में, नागेश कपूर जी बने हैं। ये सारे अपॉइंटमेंट को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सेना दिवस कब मनाते हैं? आर्मी डे 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। अगला सवाल 2026 में जी7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा फ्रांस। फ्रांस जो होगा वो जी7 शिखर का मेजबानी करेगा 14 जून 2026 में। कहाँ पर होगा? फ्रांस के एवियन लेंस बेस सिटी में होगा। फ्रांस में भी कहाँ पर हो रहा है? एवियन लेंस बेस सिटी में और ये 52nd एडिशन है जो कि 14 से 16 जून तक चलेगा। 2025 का जो था वो कनाडा में हुआ था। अब देखिए जी7 जो है इसका इतिहास कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले ये जी6 बना था। जी6 मतलब ग्रुप ऑफ कंट्रीज 6 कंट्री का ग्रुप्स। अभी जी7 है तो 7 कंट्रीज का ग्रुप। तो ये जो संगठन बना था वो बना था 1975 में, तब ये जी6 हुआ करता था। 1976 में कनाडा शामिल हो गया तो ये क्या बन गया? जी7 बन गया और उसके बाद 1997 में रशिया इसमें आया तो ये क्या बन गया? जी8 बन गया। यानी 1997 तक ये जी8 रहा, मतलब स्टार्टिंग उस समय 2014 तक रहा। जी8 कब बना? 1997 में बना। 2014 में क्या होता है? यूक्रेन पर अटैक करके क्रीमिया पर कब्जा कर लेता है रशिया और रशिया को बाहर कर दिया जाता है, तो वापस क्या बन जाता है? ये जी7। और इम्पोर्टेंट चीज़, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है और हर साल इन्हीं में से कोई एक देश इसकी बैठक की मेज़बानी करता है। तो पहले जी6 था, फिर जी7 बना, फिर जी8 बना और वापस जी7 बन गया है। रशिया अभी इसका पार्ट नहीं है। तो अभी जी7 का समिट 2026 कहाँ पर होगा? फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पारंपरिक जो डाक सेवा है उसको बंद करने वाला पहला देश कौन है? विश्व का ऐसा पहला देश जिसने पारंपरिक जो डाक सेवा होती है उसको बंद कर दिया, वो है डेनमार्क। डेनमार्क ने ऐसा काम किया है। डेनमार्क शट इट्स ओवर 100 इयर्स ओल्ड पोस्टल सर्विस को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। तो याद रखेंगे डेनमार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया में ऐसा करने वाला ये पहला देश है। चौथा क्वेश्चन है वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति कौन बनी है? नाम है डेल्सी रॉड्रिग्स, ठीक है? ये है डेल्सी रॉड्रिग्स। अभी आपको पता होगा कि यूएसए ने क्या किया है, जो वेनेजुएला के जो प्रेज़िडेंट थे, मादुरो, उनको उठा लिया और उसके बाद जो भी चीज़ें चल रही हैं न्यूज़ में है, उसके बाद जो अंतरिम जो प्रेज़िडेंट बनी है वो है डेल्सी रॉड्रिग्स। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन-सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बुल्गारिया, ठीक है? बुल्गारिया जो है वो 21वां देश बना है यूरो। बुल्गारिया टू बिकम द 21st कंट्री टू जॉइन द यूरो, ठीक है? यूरो को अपनाने वाला 21वां देश बन चुका है और इस संघ में 27 देश हैं, ठीक है? और पहले मुद्रा बुल्गारियन लीव थी, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है यूरो, ठीक है? ईयू की मुद्रा है यूरो और यूरो में 27 कंट्रीज़ हैं, तो 21वां जो हो गया है, वो यूरो को अपना लिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुँचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई हैं? नाम है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच साउथ पोल। साउथ पोल पर स्कीइंग करके पहुँचने वाली सबसे कम ऐज की भारतीय महिला और दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। ये मुंबई से हैं। 17 साल की उम्र में दुनिया के सभी 7 महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी चढ़कर भी इन्होंने इतिहास रचा है। तो नाम याद रखेंगे काम्या कार्तिकेयन। अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य में भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की गई है? कौन-सी पहल? ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश ने काम किया हिम सक्खू लॉन्चेस ग्रीन टू गोल्ड पुश टू मेक इंडस्ट्रियल हेम्प हिमाचल ग्रोथ इंजन, ठीक है? इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक जो भांग होता है उसकी खेती को बढ़ावा देकर जो किसानों की आय होगी उसको बढ़ाना, स्टेट की इकोनॉमी को भी क्या करना है? मजबूत करना है।
ठीक है? इसके तहत क्या होगा, जो जंगली खरपतवार माने जाने वाले भांग को एक कीमती इकोनॉमिक रिसोर्स में क्या होगा, बदला जाएगा। बात करते हैं ये हेम्प, जो इंडस्ट्रियल हेम्प या औद्योगिक भांग होता क्या है? तो ये जो है कैनाबिस सैटिवा पौधे की एक किस्म है, जिसे मुख्य रूप से औद्योगिक और व्यवसायिक उपयोग के लिए किया जाता है, नशीली दवाओं के लिए नहीं। इसमें जो नशा की मात्रा है, वो बहुत ही कम मात्रा में कम होती है। ठीक है, अगला सवाल है बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए डीजी कौन बने हैं? तो बने हैं लेफ्टिनेंट हरपाल सिंह। ठीक है, लेफ्टिनेंट हरपाल सिंह टेक चार्ज एज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड जो होता है, वो एक तो सबसे पहले जान लो कि 1960 में इसका गठन किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। मोटो क्या है? श्रमण श्रवम सध्यम। ठीक है, जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे रणनीतिक तरीके से सड़क को बनाने का काम होता है, वहाँ के बुनियादी ढाँचे का विकास करना और उसका मेंटेनेंस करने का काम किसका होता है? बीआरओ पूरा नाम होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। डीजी कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट हरपाल सिंह। ये उनकी तस्वीर। हाल ही में इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा की है गुजरात ने, तो गुजरात इसे बनाएगा। गुजरात अप्रूवल्स एआई इंडियन इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एज़ गिफ्ट सिटी में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहा मुकल्ला पोर्ट बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? यमन में है। कहाँ पर है? यमन में है। सऊदी अरेबिया बॉम्ब्स यमन्स मुकल्ला पोर्ट ओवर अ वेपन शिपमेंट। तो याद रखना है कि मुकल्ला जो एयरपोर्ट है वो यमन में है। किस खिलाड़ी को मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के ग्लोबल लाइफटाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो वो है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच अमॉन्ग विनर्स ऑफ 13th मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, अवार्ड का नाम काफ़ी बड़ा है और याद रखना पड़ेगा। दुबई में अभी विश्व खेल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और खेल के माध्यम से विश्व को एकजुट करना यहीं पर मतलब उद्देश्य था और यहीं पर इस पुरस्कार की घोषणा हुई है। नाम क्या है? नोवाक जोकोविच। आगे बढ़ते हैं, भारत का एकमात्र राज्य कौन-सा है जो आयुष्मान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल नहीं है? ठीक है? तो उसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। अभी आपको पता होगा हाल ही में अभी उड़ीसा और जो कि एक स्टेट है और दिल्ली जो कि एक यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी है, ये दोनों इस योजना में शामिल हो गए। इसलिए देखिए 35th जो नंबर आ रहा है, अब आप बोलोगे 35th स्टेट है नहीं, ये यहाँ पर देखो ओडिशा बिकम द 34th स्टेट थो हमारे यहाँ तो 28 स्टेट है ना, प्लस 8 यूटी की भी बात हो रही है, तो इस प्रकार से ये 36 हो जाता है। तो 34वाँ जो बना, वो ओडिशा बना, 35वाँ दिल्ली बना और जब एक जो बच गया है, वो बना है बचा हुआ है वेस्ट बंगाल। 2025 में इस योजना में ओडिशा और दिल्ली शामिल हुए हैं। 27वाँ राज्य और 8वाँ यूटी बन चुके हैं यानी यूनियन टेरिटरी। पश्चिम बंगाल जो है एकमात्र राज्य है जो अभी तक शामिल नहीं हुआ है और आने वाले समय में जो मार्च में चुनाव है जब यहाँ मुझे लग रहा है कि अब बीजेपी की गवर्नमेंट बच जाएगी तो शायद वहाँ पर भी ये योजना लागू हो जाएगा। और योजना लॉन्च कब हुआ था तो इतिहास देख लें तो 23 सितंबर 2018 को रांची से लॉन्च हुआ था। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 5 लाख रुपए तक का बीमा जो होता है हर फैमिली को दिया जाता है। अगला सवाल है एनटीसीए नेशनल टाइगर वाला जो देखती है कंज़र्वेशन अथॉरिटी है, नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी है, उसके आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत हुई, सबसे ज़्यादा टाइगर का डेथ किस स्टेट में हुआ है? तो वो हुआ है एमपी में, मध्य प्रदेश में। काफ़ी चिंताजनक बात है। इंडिया लॉस्ट 166 टाइगर्स इन 2025 एज़ पर नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी। हमने 166 बाघों को खो दिया है। ठीक है, एमपी में सबसे ज़्यादा खोए 55 55, महाराष्ट्र में 38, केरल में 13 इस प्रकार से और डिटेल लिस्ट आई थी जिसमें 166 जो थे वो डेथ हो गई थी और दूसरी चीज़ ये चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल 2024 में से तुलना में 40 हम ज़्यादा डेथ है मतलब और ज़्यादा मर गए हैं बाघ, ठीक है? भारत में दुनिया के लगभग 75% टाइगर्स जो है वो इंडिया में ही देखने को मिलेंगे। अगला सवाल भी टाइगर से ही है, ये किस राज्य ने अपने कैमूर अभयारण्य को टाइगर रिज़र्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो ये हो जाएगा बिहार को। बिहार, बिहार टू गेट सेकंड टाइगर रिज़र्व इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बिहार का पहला टाइगर रिज़र्व कौन-सा है? वाल्मीकि, तो दूसरा हो जाएगा कौन-सा? दूसरा हो जाएगा कैमूर, ठीक है? इसके लिए प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेज दिया गया ताकि ऑफ़िशियली जो है वो अधिसूचित किया जा सके। अगला सवाल हाल ही में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल रॉकेट LRGR-120 उड़ान का परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ये किया गया है ओडिशा
ओडिशा से। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट 120 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज पिनाका रॉकेट्स। ओडिशा के कहाँ पे? चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में 120 किलोमीटर का रेंज है, इसलिए नाम लिखा गया है। पिनाका भगवान शिव के धनुष का नाम रखा गया है। ठीक है, पिनाका पिनाका भारत का एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है और एक इम्पोर्टेंट चीज़ में कि अर्मेनिया ने इसे खरीदा भी है। ठीक है, अर्मेनिया इसे देश से खरीद चुका है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, अर्मेनिया। अगला सवाल है, इफ़को साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला है? हम लोग बहुत सारे सम्मान के बारे में सुनते हैं, लेकिन इस तरह का सम्मान जो है वो छिप जाता है क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं लगता है और क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तो इफ़को जो साहित्य सम्मान है लिटरेचर का, वो मिला है मैत्रेय पुष्पा को। इफ़को साहित्य सम्मान 2025 अवॉर्डेड टू रिनाउंड हिंदी ऑथर मैत्रेय पुष्पा को मिला है और ये पुरस्कार जो है ग्रामीण भारत के जीवन, संस्कृति, समाज को दर्शाने वाले साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इफ़को के द्वारा दिया जाता है। इफ़को का मतलब है IFFCO, यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड। यह है 1967 बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में और विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था है ये। नाम याद रख लीजिए, मैत्री पुष्पा। अगला सवाल है, 72वें जो नेशनल वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है वाराणसी में हुआ है, जो कि 4 से लेके 11 जनवरी तक चलेगा। स्टेडियम का नाम क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। उद्घाटन किया गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। पीएम इनॉग्रेट द 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट वाराणसी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टील और एल्यूमीनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाने वाला लागू किसने किया है? सीबीएम की बात हो रही है, आगे हम देखेंगे क्या है ये। तो ये है यूरोपियन यूनियन, ईयू, यानी यूरोपियन यूनियन ने काम किया। यूरोपियन यूनियन कार्बन टैक्स स्टील एल्यूमीनियम एक्सपर्ट टू टेक अप फंड टू 15 टू 20% हिट। यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लागू किया है। यू क्या कह रहा है कि जो भी देश अपना सामान निर्यात करेंगे यूरोपियन यूनियन के देशों में तो कार्बन टैक्स लगाएंगे और उस सामान को बनाने में जो कार्बन उत्सर्जन होगा उस आधार पर लगेगा। तो फिलहाल अभी याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन ने स्टील और एल्यूमीनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स जो है वो लगाया है, सीबीएम। ठीक है, सीबीएम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अगला सवाल है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नाचियार की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उनका संबंध किस राज्य से है हमको बताना है। तो उनका संबंध है तमिलनाडु से। पीएम मोदी अमित शाह पे ट्रिब्यूट टू रानी वेल्लू नाचियार ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी। 3 जनवरी 1730 को तमिलनाडु के शिवगंगाई क्षेत्र के रामानाथपुरम में हुआ था इनका जन्म और शिवगंगा रियासत की रानी भी थी। उन्हें वीरमगई नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है बहादुर रानी। 3 जनवरी को एक और बहुत ही प्रसिद्ध महिला का जन्मदिन था। वो था सावित्रीबाई फुले जी का, जो कि एक कवयित्री हैं, महान समाज सुधारक हैं और भारत की पहली महिला शिक्षिका भी थी। तो 3 जनवरी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का विकसित किसने किया है? तो वो किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने। ठीक है, ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने क्या किया है? ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को लॉन्च किया है। इंडिया साइंटिस्ट डेवलप अ 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन दिल्ली टू गेट फर्स्ट इन फरवरी। ये पूरी तरीके से क्या है? ये स्वदेशी है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जो वेदर से जुड़ा डेटा अपने आप कलेक्ट करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, ये सोलर एनर्जी से चलता है। टेम्परेचर, मॉइस्चर, हवा की गति, वर्षा जैसे डेटा को रिकॉर्ड करता है और आगे ट्रांसमिट करता है। अभी मिशन मौसम के तहत एक मिशन का नाम याद रख लीजिए, मिशन मौसम। इसके तहत दिल्ली में लगाया गया, बाद में ये दूसरे शहरों में लगाया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 2026 में यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य कौन बने हैं? ये 5 देश का नाम याद रखिए, बहरीन, लाइबेरिया, कोलंबिया, कांगो और लातविया। ठीक है, या हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में पढ़े लताविया। तो ये 5 वो देश है जो शामिल हुए हैं अस्थायी सदस्य के रूप में। जो यूनाइटेड नेशन है उसके 6 पार्ट हैं, 6 में से एक इम्पोर्टेंट पार्ट है यूएनएससी, जो क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। वैसे कोई सुरक्षा रखता नहीं है। अभी हम वेनेजुएला पे जो एक तरीके से अटैक ही हुआ है, समझ लो यूएसए ने किया है, उसपे हम देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन किस तरीके से चुप है। बाकी हमको पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 15 सदस्य होते हैं इसमें, 15 मेंबर्स होते हैं, याद रखेंगे। 5 जो मेंबर होते हैं वो हमेशा स्थायी होते हैं। कौन-कौन है वो 5 मेंबर? यूएसए एक हो गया, एक यूके हो गया, एक हो गया फ्रांस, ठीक है, एक रशिया और एक हमारा हो जाता है चाइना। ठीक? और इनके पाँचों के पास होता है वीटो पावर। इसके बाद कई बार इंडिया को इस
संगठन में शामिल करने की बात हुई है, स्थायी सदस्यता देने की बात होती है, तब चाइना क्या करता है अपना वीटो लगा देता है और फिर इंडिया इसमें शामिल नहीं हो पाता है। अगर इन 5 में से कोई एक भी वीटो लगा देगा तो बाहर, वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो इस वजह से इंडिया अब तक शामिल नहीं हो पाया, लेकिन इंडिया 8 बार अस्थायी मेंबर बन चुका है। 10 देखिए 10 अस्थायी मेंबर होते हैं, 15 मेंबर टोटल, 5 स्थायी ये जो मैंने बता दिए हमेशा रहेंगे, 10 अस्थायी होते हैं, जिनका टेन्योर होता है 2 साल का और इंडिया 8 बार अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो चुका है। अगला सवाल है, इम्पोर्टेंट है, क्रिकेट से है और महिला क्रिकेट से है, तो अपने आप में सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है। महिला टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली बॉलर कौन है? ये है दीप्ति शर्मा, राइट हैंड ऑफ स्पिन करती हैं। ठीक है? ये है राइट हैंड ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा, बैटिंग लेकिन लेफ्ट से करती हैं। दीप्ति शर्मा बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन्स टी20, वुमेन्स के टी20 की बात हो रही है, अ, ना तो ये टेस्ट की बात हो रही है, ना वनडे की बात हो रही है, टी20 फॉर्मेट की बात हो रही है और श्रीलंका के साथ जो मैच चल रहा था उसमें रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किया 152वां विकेट लेकर के ऑस्ट्रेलिया की मैगन शट का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा, यानी इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी के नाम था ये रिकॉर्ड। अगला सवाल है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में पहली बार चंदन तेंदुआ देखा गया है? चंदन तेंदुआ क्या होता है? उस पे बात करते हैं, पर ये देखा गया है कहाँ पे? कर्नाटका में। कर्नाटका में देखा गया, कर्नाटकाज़ फर्स्ट सैंडलवुड लेपर्ड स्पॉटेड ओनली सेकंड रेयर बिग कैट इन इंडिया। ये दुर्लभ जो होता है, ये स्ट्रॉबेरी रंग का होता है और कर्नाटक में पहली बार देखा गया, लेकिन देश में दूसरी बार देखा गया। अब सवाल है कि पहली बार फिर कहाँ देखा गया? तो 2021 में देखा गया था, राजस्थान के पाली जिले के रणकपुर क्षेत्र में ये देखा गया था और अभी कर्नाटक के विजयनगर में देखा गया। आमतौर पर अगर आप तेंदुआ को देखें, या इंग्लिश में कहते हैं इसे लेपर्ड। लेपर्ड को अगर आप देखोगे, तो उसका जो स्किन होता है वो भूरा पीला रंग का होता है और उसपे काले रंग के धब्बे होते हैं। लेकिन यहाँ पे चंदन तेंदुआ जो होता है हल्का लाल गुलाबी या स्ट्रॉबेरी रंग का होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है चंदन तेंदुआ, चंदन लेपर्ड और सैंडलवुड लेपर्ड, जो कि पहले राजस्थान में देखा गया था और अभी रिसेंट जो देखा गया है वो कर्नाटका में देखा गया। अगला सवाल है, हाल ही में पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो बस नाम याद रख लेना, ग्रेटर नोएडा में खोला जा रहा है। जितने भी एआई बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को कवर करते चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट एआई क्लिनिक इन नोएडा। अगला सवाल है, भारत सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज़राइल। इज़राइल के साथ ये समझौता किया गया है। इस आर्मी साइन डील टू प्रोक्यूर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स सूर्यास्त्र। किसके साथ कोलैबोरेट किया गया है? इज़राइल के साथ। सूर्यास्त्र भारत का पहला स्वदेशी लंबी दूरी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। रॉकेट को लॉन्च करने का सिस्टम है। बात सिर्फ रॉकेट नहीं है। रॉकेट को जो लॉन्चर होता है ना, वो उसका नाम है सूर्यास्त्र और इज़राइल के साथ समझौता किया गया है। इज़राइल की तकनीक का इस्तेमाल करके बनाएँगे और रेंज जो होगा वो 120 से 130 किलोमीटर तक होगा। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को ट्रेडिंग को किसने मान्यता दी है? तो वो दिया है तुर्कमेनिस्तान ने। तुर्कमेनिस्तान लीगलाइज क्रिप्टो माइनिंग एंड एक्सचेंज स्विफ्टली फॉर इकोनॉमी। वो प्रक्रिया जिसमें शक्तिशाली पावरफुल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करते हैं। एक तरीके से आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये डिजिटल और वर्चुअली करेंसी होता है। इसमें एक नाम याद रखेंगे, बिटकॉइन, जो बहुत ही फेमस क्रिप्टो करेंसी है और इसको बनाया था सातोशी नाकामोटो ने। ठीक है? सब लीगल टेंडर करने वाला देश कौन सा था? एल साल्वाडोर। ठीक है? फिलहाल अभी तुर्कमेनिस्तान ने क्या किया, लीगलाइज़ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, पीएम मोदी ने पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहाँ पर किया, न्यू दिल्ली में किया। ठीक है? पीएम मोदी इनॉग्रेट ग्रैंड एक्सटेंशन ऑफ साकर्ड पिपरहवा रेक्लाइज लिंक टू रोड बुद्धा इन दिल्ली। अब ये जो पिपरहवा की जो मैं बात करें, क्या है? भगवान बुद्ध से संबंधित है, रिलेटेड है उनसे और एंशिएंट जो कलाकृति है तो उनका एक कलेक्शन है। ठीक है, 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरहवा स्तूप के पास क्या हुआ था? ये मिला था। आगे बढ़ते हैं। पार्वती आर्गा पक्षी अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? ठीक है, ये बताना है ये किस राज्य में है? तो ये है यूपी में है और यूपी के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में ये हाँ, गवर्नमेंट डिक्लेयर्स पार्वती आर्गा बर्ग सेंचुरी एज़ इको सेंसिटिव ज़ोन, इको सेंसिटिव ज़ोन। अब इको सेंसिटिव ज़ोन क्या होता है? ठीक है, वह क्षेत्र जो प्रोटेक्टेड एरिया जैसे नेशनल पार्क और वन्य जीव के आस-पास बने बफर ज़ोन होते हैं, उनको कहा जाता है इको सेंसिटिव ज़ोन। और इसका काम क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है कि जो ह्यूमन मूवमेंट होता है उसको रेगुलेट करना, ताकि पर्यावरण की रक्षा किया जा सके। ठीक, और ये 2019 में ये रामसर साइट में शामिल हुआ था। अब रामसर साइट क्या है, ये हमने पिछले वीकली करंट अफेयर्स में पूरी तरीके से कवर कर लिया था। अगला सवाल है कि हाल ही में 69 साल बाद एक्टिव हुआ बेंजिमियानी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये है रशिया में। रशिया में कहाँ पे है?
कम झटका प्रायद्वीप पर है। इरप्शन ऑक्यूर्ड इन रशियाज़ बेंजिन वोल्केनो आफ्टर 69 ईयर्स के बाद क्या हुआ है ये? इरप्ट हुआ है। अगला सवाल। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने ध्रुव हेलीकॉप्टर का उद्घाटन किया। ध्रुव हेलीकॉप्टर का उद्घाटन किया, कहाँ पर किया? बेंगलुरु में किया। सिविल एविएशन मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ एचएएल डिजाइन नेक्स्ट जनरेशन एनजी, ये नाम यहाँ पे जो ध्रुव के बाद एनजी लगा है, इसका मतलब है नेक्स्ट जनरेशन, जो कि बेंगलुरु में किया गया। किसने बनाया है? एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ध्रुव एनजी यानी एनजी मतलब न्यू जनरेशन, एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जो अभी जो लॉन्च किया गया, इसका नागरिक संस्करण है, यानी सिविल एडिशन है। इसका मतलब ये है कि अब तक सेना के लिए इस्तेमाल होता था, अब आम जनता के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकेगा। अगला सवाल, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 मेजबानी कौन कर रहा है? भारत करेगा। अगले महीने होगा, ये नई दिल्ली में होगा 16 से 26 फरवरी। बस इतना याद रखिए, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 मुंबई में इंडिया में होगा, सॉरी इंडिया में होगा, लेकिन इसे अभी पता नहीं है। गिनी देश के राष्ट्रपति नियुक्त में कौन है? तो मामाडी डोम्बोया, ये है मामाडी डोम्बोया गिनी के नए राष्ट्रपति बने। गिनी जो है एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 52 उपग्रहों के साथ सोयूज 2.1 बी रॉकेट को किसने लॉन्च किया है? तो रशिया ने लॉन्च किया है। एक पावरफुल रॉकेट है जो सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष यानों को स्पेस में भेजने के लिए डिजाइन किया गया, और इसे अभी 52 सैटेलाइटों को लॉन्च किया गया। तो रशिया याद रखिए। फिर है एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होते हैं, उसके डीजी का जो एक अतिरिक्त प्रभार मिला है, वो किनको मिला है? वो मिला है राकेश अग्रवाल को, अग्रवाल जी को मिला है। राकेश अग्रवाल असाइन एडिशनल चार्ज एज डीजी एनआईए। दुनिया की सबसे धनी भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? वो बनी है जयश्री उल्लाह, द इंडियन ओरिजिन बिलियनियर हु इज वर्थ मोर देन सुंदर पिचाई एंड सत्या नडेला, उनसे ज्यादा। अगला सवाल है, किस देश को पछाड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? तो ये हम चाइना, चाइना से इंडिया 2 चीज़ों में आगे है। एक तो अभी आपने सुन लिया कि राइस के प्रोडक्शन में, और पॉपुलेशन में भी हम हमसे आगे हो चुके हैं। बाकी चीज़ में वो हमसे आगे। आगे बढ़ते हैं, इंडिया हैज़ सरपास्ड चाइना टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। ये कह रहे हैं कौन? हमारे मंत्री जी, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह जी चौहान जी। 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन-सा है? असम ने ये काम करके दिखाया पहले। ठीक। अगला सवाल है, हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में एक नया शुभंकर लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है सांख्यिकी। तो 1 जनवरी को एक नया लोगो, और शुभंकर का मतलब होता है मैस्कट। ठीक है, मैस्कट लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा। उद्देश्य क्या था? मंत्रालय की जो मिनिस्ट्री की जो पहचान है उसको मॉडर्न फॉर्म में देना, और इसका नया लोगो डेटा फॉर डेवलपमेंट यानी विकास के लिए डेटा की थीम पर बना हुआ है। नाम है सांख्यिकी। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, फटाफट हम लोग चलते हैं। कहाँ पर सड़कों संकेत पर क्यूआर कोड लगाना अब अनिवार्य हो गया है? जो सड़क का जो संकेत बोर्ड होता है ना, वहां पे अब क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य हो गया है, वो है दिल्ली। क्यूआर कोड गिविंग डिटेल ऑन मैन्युफैक्चरर्स मैंडेटरी इन रोड्स इन दिल्ली। क्या होगा ये? क्या होगा कि क्यूआर लगा रहेगा ना, जब आप इसको स्कैन करेंगे तो उसमें हाईवे का नाम पता चल जाएगा, उसकी लेंथ पता चल जाएगी, टोल प्लाजा पता चल जाएगा, पेट्रोल पंप कहाँ कहाँ पर है वो बता देगा, अस्पताल, टॉयलेट, रेस्टोरेंट, ईवी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, वो सब सारी डिटेल जो हो जाएगी आपको एक जगह पर मिल जाएगी। मतलब पूरा डिजिटल मैप सामने आ जाएगा। अगर मान के चलिए रास्ता भटक गए हो तो उसमें हेल्प मिल सकता है। इमरजेंसी नंबर वो भी आस-पास उपलब्ध होगा, उनसे मिल सकेगी। इसके अलावा आप ये भी बताया जा रहा है कि जो साइन बोर्ड में अगर कुछ कमी है या सड़क पर गड्ढे हैं, तो उसकी शिकायत दर्ज करा पाएँगे, रख-रखाव बेहतर होगा। अब शिकायत दर्ज कराने के बाद उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, वो तो बात की बात है। फिलहाल मुझे तो ये अच्छा इनिशिएटिव लगा। अगला सवाल है, हाल ही में शीतकालीन तूफान एज़रा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो अमेरिका को किया है। जो नॉर्थ अटलांटिक वाला जो एरिया है, ये वहाँ पर तूफान आया था। ठीक है, विंटर स्टॉर्म एज़रा, यूएस ट्रैवल एज़ मेट्रोलॉजिस्ट वार्न ऑफ, एक तरीके से बॉम्ब साइकिल बताया है मेट्रोलॉजिस्ट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में हुआ? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो पोंगल त्योहार के तीसरे दिन ये मनाया जाता है। एक बैल को भीड़ में छोड़ दिया जाता है। प्रतिभागी उसके कुबड़ को पकड़कर कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। 2000 साल से भी पुरानी परंपरा है, जो कृषि, पशुधन और ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष यानी एफसीआई
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएम ये जो बने हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं? रविंद्र कुमार अग्रवाल बने हैं। हाल ही में YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किसने किया है? तो ये काम किया है चाइना ने। मैंने बताया ना चाइना बहुत चीज़ों में आगे है। हम लोग उनसे आगे हैं राइस के प्रोडक्शन में और की पॉपुलेशन में। और भी एक आध चीज़ होगा। हाइपरसोनिक मतलब इसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा है। एंटी शिप मिसाइल है और इस मिसाइल का दूसरा नाम एक और है। क्या है? ईगल स्ट्राइक 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बस 5-6 क्वेश्चन बचा हुआ है। किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पाद पर ज़ीरो ड्यूटी की घोषणा की है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं की देश। फिर डीआरडीओ ने 1 जनवरी को अपना कौन-सा स्थापना दिवस मनाया है? तो वो है 68th स्थापना दिवस। डीआरडीओ का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी को 1958 को बना था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अभी चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत। पहले चेयरमैन कौन थे? दौलत कोठारी और इनका मोटो जो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। आगे बढ़ते हैं। नान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। किनके द्वारा मनाया गया? एक जनजाति जिनका नाम है जेलियांगरोंग। ये नाम याद रखिए जेलियांगरोंग के द्वारा बनाया गया। फसल कटाई के बाद एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। नान नगाई उत्सव संबंध है मणिपुर से। अगला सवाल है हाल ही में किस देश ने अमेज़न की बिना डंक वाली मधुमक्खी को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिया है? तो वो है पेरू, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, पेरू ताकि दुनिया के पहले कीड़े हैं जिन्हें कानूनी अधिकार मिला है, उनको बचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अगला सवाल है भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच किन्हें बनाया गया है? सोजर्ड मरीजने को। कहाँ से है ये? नीदरलैंड से। जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इंडिया जब पार्टिसिपेट किया तो उस वक़्त भी ये वुमेन्स हॉकी टीम के कोच थे। अगला सवाल कुशावती किस राज्य का नवीनतम जिला है? तो गोवा का है, ये तीसरा जिला होगा। अब तक वहाँ पे 2 जिले थे, एक नॉर्थ गोवा, एक साउथ गोवा, अब तीसरा जिला बन जाता है कुशावती, जो कि दक्षिण गोवा की प्राचीन कुशावती नदी के नाम पर रखा गया है। अगला और आखिरी सवाल है, इमोनियो एराप्ता महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये भी मणिपुर में मनाया गया है, मणिपुर। तो ये जो 50 क्वेश्चन थे, हमने 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह करंट अफेयर्स में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लाते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।